अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और डोमेस्टिक एफ्लुएंट को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, डोमेस्टिक एफ्लुएंट में एक पॉइंट याद रखिएगा, जो हमने यूट्रोफिकेशन वाला पढ़ा था ना, मतलब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है, ऊपर मोटी सी लेयर आ जाती है, वो वही वाला पॉइंट करना हमने। सही है। तो लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर एफ्लुएंट में एक शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, वह है कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। अब ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स होते हैं क्या? फर्टिलाइज़र को तो आपको पता है, खादे कहते हैं। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। देखो, डेफिनेशन सबके हमने सेम की है कि ऐसी वेस्ट चीज़ें, अगर डोमेस्टिक एफ्लुएंट की बात की जाए, जो घरों से खारिज होती हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में क्या कहा? ऐसे नाकारा मादे जो इंडस्ट्री से खारिज होते हैं और वाटर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। अब इसमें क्या होगा? ऐसे नाकारा मादे जो ज़राअत से खारिज होते हैं और वाटर पोल्यूशन की वजह बनते हैं, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट कहलाएंगे। द वेस्ट मटीरियल, द वेस्ट मटीरियल, वो नाकारा मादे विच डिस्चार्ज या इलिमिनेट, ज़्यादा कर लो, इलिमिनेट का मतलब खारिज होना, इलिमिनेट फ्रॉम, जो कि खारिज हो रहे होते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड काज, और ये वजह बनते हैं, किस चीज़ की वजह बनते हैं? काज वाटर पॉल्यूशन और पानी की आलूदगी की वजह बनते हैं। इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एफ्लुएंट। इसको एग्रीकल्चर एफ्लुएंट का नाम दिया जाता है। अब जो पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है वो ये है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। अच्छा, इम्पोर्टेंस की जगह पे एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फंक्शन। क्या काम है, क्या अहमियत है ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र किस कहते हैं? खादों को। एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कौन सी चीज़ होती हैं? स्प्रे वगैरह। इन एग्रीकल्चर, और बाद दफ़ा अकेला फर्टिलाइज़र का पूछ लेता है और बाद दफ़ा अकेला पेस्टिसाइड का पूछ लेगा। अगर अकेला फर्टिलाइज़र का पूछा है तो आप फर्टिलाइज़र का लिखोगे, अगर अकेला पेस्टिसाइड का पूछा है तो अकेला पेस्टिसाइड का लिखोगे। अब फर्टिलाइज़र पहले नंबर में हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र का क्या काम होता है? इन एग्रीकल्चर में क्या होता है हमारे पास? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर कॉमनली यूज्ड। इसको सबसे आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली यूज्ड। अब जो खाते हैं, इनका क्या काम होता है? फर्टिलाइजर का पहले नंबर बात करेंगे और सेकंड नंबर पे पेस्टिसाइड की बात करेंगे। मुझे फर्टिलाइजर का काम होता है ज़मीन के अंदर इन कंपाउंड की कमी को पूरा करना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, NPK। अब जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर पोटाशियम होगा। जो यूरिया होती है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, जो DAP होती है उसके अंदर फास्फोरस होता है, जिसको कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। सही है। तो पोटाशियम भी हमारे पास कुछ फसलों को दिया जाता है। अब फसलों में या ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फर्टिलाइज़र का। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड। फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है टू
प्रोवाइड मुहैया करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम टू प्लांट्स इन एग्रीकल्चर। ज़राअत के अंदर पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह प्रोवाइड करने के लिए खादों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र जो है ना, फर्टिलाइज़र्स जो खाते हैं आर रिक्वायर्ड, ये ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अच्छा, एक और बात यहाँ पे सिंपल सी बात सुन लो, ये आप आगे जाकर ना एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स बना के वहाँ पे दिया हुआ है। मुझे खाते ना बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या है? कुदरती खादे। और कुदरती खादे कहाँ पे होती हैं? ये जो गोबर, गले सड़े पत्ते, सही है, सीवरेज का वाटर भी कह सकते हैं। लेकिन जो गोबर खुसूसन बच्चे, अगर आप ये वाली चीज़ फसल को डालते हो, गोबर वगैरह हर साल बाद आप डालो, 1 एकड़ में कोई 3-4 ट्रॉली वगैरह डाल दो, तो वहाँ फसल बड़ी अच्छी हो रही होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, गोबर का असर होना तकरीबन जो कहा जाता है, पता नहीं ये सच है या गलत है, गोबर का असर होना तकरीबन साल के बाद शुरू होता है। अगर आप हर साल डालते जाते उस ज़मीन में आप नॉर्मल जो खाद, आर्टिफिशियल खाद डालते हो, जो बोरियाँ वगैरह लेके, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो अगर आप गोबर डालते हो, अगर आप नॉर्मली 5 बोरे एक फसल को डालते हो, आप शायद 1 बोरे डालो, सही है। तो ये है नेचुरल खाद, गोबर वगैरह। और आर्टिफिशियल खादें कौन सी हैं? जो ये आ रही हैं, यूरिया, DAP, ये वो चीज़ें जो सन्नतों के अंदर बनाई जा रही हैं, जो इंसान खुद बना रहे हैं, सही है। तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये बाज़ दफ़ा पूछ ले आपसे कोई बंदा, नेचुरल फर्टिलाइज़र कौन सी होती हैं और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए वो कंपाउंड मुहैया कर रही होती है जिनकी उनको कमी होती है, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? पेस्टिसाइड्स। भाई पेस्टिसाइड का सिर्फ एक काम है, पेस्टिसाइड्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। पेस्टिसाइड्स are required to control the growth of pest such as, मुझे पेस्ट के अंदर कोई भी शय आ सकती है, बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंजाई आ सकती है, एलजी आ सकती है, इसके अलावा इंसेक्ट आ सकते हैं, इसके अलावा हर्ब भी आ सकती है। हर्ब्स, ये हर्ब्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ, वो इंसेक्ट होते हैं। हशरात के लिए इंसेक्ट इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, और हर्ब के लिए जड़ी बूटियाँ। मतलब आपने कपास की बिजाई की है, आप चाहते हो कपास के अलावा जितनी भी वो नीचे घास वगैरह उगा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए क्या करते हो? स्प्रे करते हो। वो हर्बिसाइड है, वो जो स्प्रे आप यूज़ कर रहे हो क्या होती है? हर्बी। इसी तरह वो चावलों के लिए भी एक स्प्रे होती है, वो चावलों के अलावा जो भी चीज़ उसके अंदर होगी ख़त्म कर देती है, वो हर्बिसाइड है। वो क्या हमारे पास है? हर्बिसाइड। तो सच एज, ये पेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं मैं उनको बताने लगा हूँ। सच एज हर्ब, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट एंड वायरस, सही है। तो हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को? पेस्ट के। कंट्रोल की जगह पे दे आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल, या फिर इसकी जगह एक और वर्ड होता है किल, मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आ गया। भाई इसके बाद ना हमारे पास इसके इफेक्ट की बात की जाए, 2 इफेक्ट यहाँ पे दिए गए आपकी बुक के अंदर। ये दोनों के दोनों बेसिकली इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं।
कहते अगर आप बहुत ज़्यादा फसलें उगाते हो ज़मीन पे, अमूमन जो तरीकाकार है कहते जी आप अगर 6 महीने उसको ज़मीन को उगाई करो, 6 महीने उसको रेस्ट दो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, एक फसल को उठाते हैं उसके फ़ौरन बाद दूसरी फसल बीज देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होनी शुरू हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, खाद वगैरह डालते हो, स्प्रे का इस्तेमाल करते हो। सही, जब कहते हैं खाद और स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो ऊपर से बाज़ दफ़ा पानी लगाते हो या बारिश हो जाती है, कुछ भी होता है तो पानी ज़मीन के ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाता है। अब उसके अंदर आपने खाद भी यूज़ की हुई है, उसके अंदर स्प्रे भी यूज़ की हुई है। अब वो वाला पानी क्या होगा, ऐसा ऐसा रस के ज़मीन के नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। वो इस प्रोसेस को सीप डाउन कहते हैं। और जो नीचे की तरफ रसने का जो नीचे की तरफ आना ना, इसके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं वो सीप डाउन है। अब इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। वो तरीका जिसमें पानी जो पॉल्यूटेड वाटर वो ज़मीन के ऊपरी सतह से नीचे की तरफ मूव करे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस। और जब नीचे जाएगा तो नीचे वाले पानी को ख़राब कर देगा। ये बात पहले की हुई है। जब अगर वो पानी अंडर द यूज़ ऑफ ह्यूमन इंसानों के इस्तेमाल में आएगा, बोर करके नीचे वाला पानी दोबारा फिर पीने के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बने। क्या बनेगा, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनेगा। ये बात है पहले नंबर पे। और ये याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कभी भी मैंने नहीं देखा कि पास पे बहुत दफ़ा किस्मत जब ख़राब हो तो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मैंने बहुत कम देखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हो, बहुत कम देखा है। सही, इसमें ये वाली चीज़ पूछी जा सकती है। सही, वरना मैं जो आपको नोट्स दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, उसमें ये वाला टॉपिक ही नहीं है। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया यहाँ से, लेकिन मैंने फिर भी ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बनवा के आपको लिखवा दिया है कि अगर वो थोड़ा सा बीच में जाके पूछा ना तो इस तरह का पूछेगा। सही है। तो पहला इफेक्ट क्या है, इंटेंसिव कहते हैं बहुत ज़्यादा। इंटेंसिव कल्टीवेशन, कल्टीवेशन कहते हैं फसलें उगाने को, ऑफ क्रॉप्स cause the deficiency of minerals in soil. we complete, हम मुकम्मल करते हैं इस कमी को, we complete this deficiency by using fertilizer and pesticides. When these pesticides seep down, when these harmful chemical कर लो, these harmful chemicals seep down. seep down का मतलब क्या होता है, रसना। seep down the earth, जब ये वाले केमिकल जमीन के नीचे रस जाते हैं तो seep down the earth and contaminate. contaminate का मतलब क्या होता है, आलूदा करना। contaminate the underground water, contaminate the अंडरग्राउंड वाटर। तो ये अंडरग्राउंड वाटर को आलूदा कर देंगे। क्या कर देंगे, आलूदा कर देंगे। व्हेन दिस वाटर, अगर ये वाला पानी किसके इस्तेमाल में है, इज अंडर द यूज ऑफ ह्यूमन, इज अंडर द यूज ऑफ ह्यूमन, अगर ये वाला पानी इंसान के इस्तेमाल में आएगा, then it cause several diseases, तो ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनेगा। मुझे सेकंड पॉइंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। हाँ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ यील्ड, इंक्रीज
द ग्रोथ ऑफ एल्गी, आगे वही सारी चीज़ें। जब ग्रोथ ऑफ एल्गी इंक्रीज होगी, ऊपर एक मोटी सी लेयर बना देगी, नीचे वाली एल्गी मरना शुरू हो जाएगी। वो बातें सारी पीछे से उठा के यहाँ पे लिख देनी है। सही है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें कही थी ना एग्रीकल्चर एफ्लुएंट में, वो वाली उठा के यहाँ पे लिख देनी है। एक लास्ट में एक डेफिनेशन लिखूंगा, द प्रोसेस, वो तरीकाकार, द प्रोसेस ऑफ सीप डाउन द contaminated water in earth is called, इस प्रोसेस क्या नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस का नाम दे रहे होते हैं, लीचिंग प्रोसेस। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। ये लीचिंग प्रोसेस की बाज़ दफ़ा पेपर में डेफिनेशन आ चुकी है, इसको देख लीजिएगा।